नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गणित पुस्तक की अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की हम जानकारी लेंगे, ठीक है ना। बिना संख्या का तो कुछ भी गणना कर पाना मुमकिन नहीं है कि नहीं। और हमारे दैनिक जीवन में हर जगह संख्या का आवश्यकता होता ही है कि नहीं। तो हम संख्याओं की जानकारी लेंगे। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरत है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। आचार्य प्रशांत जी IIT, IIM, IAS निकाल चुके हैं और अभी 5 मुद्दों पर काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, महिलाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। पशु क्रूरता के ऊपर काम कर रहे हैं। और 5वां, उच्चतम ग्रंथों को बिल्कुल सरल अर्थों में हम लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज की बात मैंने कही, ये बात ना हमारी समाज कर रही है, ना हमारी जो नेता हैं, जो मीडिया हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, या कोई भी हीरो हीरोइन, ना हमारी सेलिब्रिटीज़ कर रहे हैं। कोई नहीं बात कर रहा है। और ये बहुत अहम मुद्दा है आज के युग में, क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जो कि विपरीत था। ठंड में ज़्यादा ठंड, गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बरसात में ज़्यादा बरसात, है ना। तो आप जुड़िए आचार्य जी की शिक्षाओं से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, कोट से शुरू करते हैं। वास्तविक अर्थ, वास्तविक धर्म आस्था पर नहीं, जिज्ञासा पर आधारित है। जो वास्तविक धर्म होता है वो आस्था पर नहीं, कि किसी भी चीज़ को मान लेना, हाँ किए जा रहे हैं, जो पहले से परंपरा में है उसे किए जा रहे हैं। वास्तविक धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? जिज्ञासा पर आधारित होता है। वो जिज्ञासा करता है, पूछता है ऐसा क्यों, है ना। जिज्ञासा जिसके पास है वो वास्तविक धर्म से चल रहा है, और जिसके पास जिज्ञासा नहीं है वो वास्तविक धर्म से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अब पाठ को। संख्याओं की जानकारी। छोटी और बड़ी संख्याएं के बारे में सीखेंगे। हम क्या क्या सीखेंगे? छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में सीखेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। और आकलन, सन्निकटन और कोष्टक के बारे में सीखेंगे। आकलन कैसे करते हैं, सन्निकटन कैसे करते हैं, और कोष्टक को कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे। और लास्ट में हम लोग रोमन संख्यांक सीखेंगे। तो हम इन 4 चीज़ों को इस पाठ में सीखने वाले हैं। तो हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे। और बिल्कुल मैंने हर वीडियो में कहा है कि हम एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग नॉलेज, जैसा कि आप यूट्यूब का चैनल भी देख रहे होंगे, समझ ही अंतिम उद्देश्य है। तो हम लोग समझ बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि समझ रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो यूं ही कुछ भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, है ना। तो समझ बढ़ाना है, ये नहीं कि किसी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए कुछ आधा अधूरा पढ़े। और आधा अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, अधकल गगरी छलकत जाए, है ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। भूमिका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय दे रहा है। दैनिक जीवन में हम संख्याओं का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में संख्याओं का हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। बाजार से सामान खरीदने, वस्तु को गिनने, वस्तुओं के संग्रह की तुलना करने, इनको घटते और बढ़ते क्रम में सजाने, गणितीय
संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि में संख्या का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अभी तक हम छोटी संख्याओं का प्रयोग करते रहे हैं। अब हम बड़ी संख्याओं पर विचार करेंगे। ठीक है, 5वीं कक्षा तक आपने क्या छोटी संख्याओं पर काम किया है, अब बड़े बड़े संख्याओं पर भी आप काम करेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, बड़ी या छोटी संख्याएं। देखिए पिंकी और अंशु आपस में क्या बात कर रहे हैं। अंशु क्या कह रहा है पिंकी से, पिंकी बताओ तुम इनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसा कह रहा है। और वो संख्या क्या क्या है, ये सब है। 8,917 है, 209 है, 45 है और 86,395 है। तो पिंकी ने कहा सबसे छोटी 45 और सबसे बड़ी 86,395 है। तो फिर अंशु ने कहा यह बहुत आसान है, सभी संख्याओं। अच्छा, पहले अंशु ने क्या कहा, पिंकी ये अब आपने कैसे पता किया। ठीक है ना। तो पिंकी बता रही है यह बहुत आसान है, सभी संख्याओं में अंकों की संख्या अलग अलग है। सब में अंकों की संख्या क्या है, अलग है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 संख्या है, इसमें 5 संख्या है। तो जिसमें सबसे बड़ी संख्या है उसे ही पिंकी ने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या कह दिया। और जिसमें 2 ही संख्या है तो उसे कह दिया ये सबसे बड़ी छोटी संख्या है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 5 अंक। ठीक है। आगे देखिए, ऐसी संख्या जिसमें अधिक अंक होंगे वह बड़ी संख्या होगी तथा जिसमें कम अंक होंगे वह छोटी संख्या होंगी। ठीक है, इसलिए इन संख्याओं में ये जो संख्याएं हैं इनमें 86,395 बड़ी तथा 45 छोटी संख्या है। ये किसने कहा, पिंकी ने कहा। अब पिंकी और क्या बता रही है, यदि दी गई संख्याओं में अंक भी समान हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता लगाने के लिए नीचे दिए लिखे तरीके अपनाएं। यदि यहाँ तो अंक बराबर थे, मतलब नहीं, अंक अलग अलग था, कोई 2 अंक का था, कोई 3 अंक का, कोई 4 अंक का, कोई 5 अंक का, तो हमने पता लगा लिया। लेकिन यदि सब में समान अंक हो, यदि सब सेम अंक हो, सब 4 अंक का हो, ठीक ना, तो कैसे पता लगाएंगे। जैसे कि देखिए 69,512, 57,230, 69,487, 69,532। देखिए सब में 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक सब में है, 5 अंक है। में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता करना है तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं के बाईं ओर एक एक करके अंकों की तुलना करेंगे। बाईं ओर से, किधर से, बाईं ओर से। तो बाईं ओर से तुलना कीजिए, इसमें क्या है 6 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें 6 है, फिर इसमें 6 है, तो 5 वाला तो छोटा हो गया, ये पता चल गया। फिर बाईं ओर से बोला है तो फिर से करेंगे। अब 9 है, फिर यहाँ 7 है, फिर यहाँ 9 है, फिर यहाँ 9 है, तो 7 वाला तो फिर छोटा हो गया, तो 9 वाला सब बराबर में अब आ गया। अब फिर से हम लोग करेंगे बाईं ओर से ही, 5, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब देखिए ये भी छोटा हो गया, ये और ये अभी बराबर है। अब इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो कौन हो गया बड़ा, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो बाईं ओर से चलेंगे हम लोग, ठीक ना। तो सबसे बड़ा हो गया ये वाला। ओके, सभी संख्याओं की बाईं ओर एक एक कर अंकों की तुलना करते चलिए। दी गई संख्या 57,230 में पहला अंक क्या है, 5 है, तथा अन्य 3 संख्याओं में पहला अंक क्या है, 6 है। अतः दूसरी संख्या 57,230 छोटी होगी। ठीक है, यह पता चल गया छोटी है। शेष तीनों में बाईं ओर से दूसरा अंक 9 है। दूसरा अंक देखिए, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, दूसरा अंक। तीनों के तीसरे अंकों को देखते हैं।
अब देखिए, अब तीसरे अंक को देखते हैं। पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है, सभी में, तीनों में। अब तीसरा अंक को देखते हैं, तो तीसरा अंक 4 है, इसमें क्या है 4 है, जबकि इसमें और इसमें क्या है 5 है। तो हम इसमें और इसमें तुलना करेंगे। अब क्या करेंगे, ये तो छोटा हो गया, अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे। तो इसमें और इसमें चौथा अंक क्रमशः 1 और 3 है, तो अतः 69,532 बड़ी संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये याद रखना है कि हमें किधर से कंपेयर करना है, किधर से तुलना करना है, बाईं ओर से करना है। ठीक है, बाईं ओर से कंपेयर करना है। ठीक, इस प्रकार हम बाईं ओर से अंकों की तुलना करते हुए बड़ी या छोटी संख्या का पता लगाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये बात। ठीक है, नीचे दिए गए टेबल को समझिए और पूरा कीजिए। संख्या दिया हुआ है, बाईं ओर से पहला अंक यहाँ 6 है, यहाँ बाईं ओर से दूसरा अंक क्या है 9 है, बाईं से तीसरा अंक क्या है 5 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो इसमें 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 0 है। फिर इसमें 6 है, 9 है, 4 है, 8 है, 7 है। इसमें 6, 9, 5, 3, 2 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला। और सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, ये वाला, सेकेंड नंबर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अंशु, तुम बताओ, अब इससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तुम बताओ कि 18,936, 17,762 और 18,045, 18,953 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कौन संख्या है। ये इससे अब पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे बता दिया। अब यह देखते हैं, पिंकी, सबसे बड़ी संख्या 18,953 और सबसे छोटी संख्या 17,762 है। सही बताया, पिंकी ने क्या कहा, सही बताया। क्योंकि देखा, इधर से कंपेयर अगर करते हैं तो सब में 1 1 है, फिर सब में, अब दूसरी अंक को जब लेते हैं तो इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, सबसे छोटी ये हो गया। ठीक, अब 8 8 3 में है। अब तीसरा अंक लेते हैं, इसमें 9 है, तीसरा अंक, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो ये भी छोटा हो गया। तो अभी दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें चौथा अंक 3 है, इसमें चौथा अंक 5 है, तो 5 वाला बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी करना है। तो प्रश्नावली 1.1, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्याएं को बताइए। अब इधर से हम लोग कंपेयर करेंगे। पहला अंक सबका देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, पता नहीं चला कि कौन बड़ा है। अब दूसरा अंक को लीजिए, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। देखिए 9 है तो सबसे बड़ा अंक तो हमें पता चल गया। अब छोटा अंक पता करना है, क्योंकि इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 में क्या है 3 3 है। अब तीसरा अंक को देखते हैं, इसमें 8 है, ये तो बड़ा वाला है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी 8 है, इसमें 9 है, तो सबसे छोटा ये और ये अभी हो गया है। अब फिर से देखते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये तो खत्म हो गया था। ठीक, तो इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो कौन बड़ा हो गया, ये और ये। अब कंपेयर करेंगे तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो छोटा कौन हो जाएगा 5 वाला, तो ये छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको चारों को करना है, ये आपका होमवर्क है। और आप बिल्कुल नोट बनाइएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आता है आप बैक करके देखिएगा। ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या याद करना है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, ये वाला है। ठीक, अब दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या याद करना है, तो इसमें देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। दूसरा अंक को देते हैं, इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो 1 वाला तो बड़ा हो गया, 0 वाला को लेते हैं। तो अब ये और ये को कंपेयर करना होगा, तो तीसरा अंक इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो सबसे छोटा हो गया ये। ठीक है, अब समझिए, 0, 3 एवं 9 का प्रयोग कर 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। 0, 3 और 9 का प्रयोग करके 3 अंक का संख्या बनाना है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो। ठीक ना। पीयूष ने
जीरो, 3 एवं 9 का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याएं बनाई। क्या क्या बनाया? 309, 039 और 390, फिर 930, मतलब इधर उधर एक्सचेंज करके बनाना है, ठीक ना। चर्चा कीजिए कि क्या पीयूष द्वारा बनाई गई 3 अंकों की संख्या सही है। देखिए ये अंक 0, 039, तो ये क्या हुआ, यहाँ हमें 3 अंक का बनाना था, यहाँ क्या बन गया, 2 ही अंक का बन गया। और यहाँ भी देखिए 093, यहाँ भी 2 ही अंक का बन गया, ठीक ना। अगर 0 है तो ये 2 ही अंक का काउंट होगा। तो क्या कह रहा है, 039 तथा 093 2 अंक की संख्या, पता कीजिए कौन कौन सी संख्या 3 अंकों की बन सकती है। ठीक है, ओके। ये दोनों क्या है, 2 अंक की संख्या है। ये 2 अंक की संख्या है और ये केवल क्या है, 3 अंक की संख्या है। तब हम आगे देखते हैं, प्रयास कीजिए 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कम से कम 5 संख्या बनाइए। 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की कम से कम 5 संख्या बनाना है। तो आसानी से बन जाएगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक संख्या हो गया, 4 अंकों का बनाना है, 1, 2, 3, 4 अंक का हो गया। दूसरा 1, 3, 2, 4 कैसे भी 2 अंक हो गया। 1, 4, 3, 2 2 3 अंक हो गया। एक संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, 3 संख्या हो गया। और एक बना देना है, 1, 3, 4, 2 कुछ भी करके इधर उधर करके बना देना है, ठीक है। तो 4 अंकों का हमने 5 संख्या बनाना है, अभी 4 बना है, और एक बना देंगे 4, 3, 2, 1, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिना पुनरावृत्ति के निम्नलिखित, इसमें दूसरा नंबर में, बिना पुनरावृत्ति के निम्नलिखित अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इससे क्या करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक ना। तो इससे कैसे बन सकता है, 4 अंकों की सबसे छोटी, पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 2 है, 4 है, 2, 4, 9, 3 है, ठीक ना। तो बड़ी संख्या कब बनेगा, जब 9 को सामने रखेंगे और 4, 3, 2, और सबसे छोटी बनाना है, सबसे छोटा को पहले रखेंगे, 2, 3, 4, 9, ठीक है। ये छोटा बन गया, ये बड़ा हो गया, ठीक। तो इसी तरह सब बनेगा, बना लेना है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 अंक के सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। आप दिए गए अंकों का एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दिया गया अंक है इसका एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक। यहाँ क्या करना था, दूसरा नंबर में एक से अधिक बार नहीं यूज करना था, जैसे कि 9, 4, 3, 2 ऐसा मैंने करा। तो ऐसा नहीं करना था कि 9, 0, 9, 4, 9, 9, 9 ऐसा नहीं करना था, पुनरावृत्ति नहीं करना था, ठीक ना। पुनरावृत्ति मतलब यही होता है कि एक ही नंबर को बार बार रिपीट करना, ये नहीं होता है, ठीक। और यहाँ क्या कह रहा है कि एक ही संख्या को आप एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं हम, सबसे बड़ा बनाने के लिए 8, 8, 8, 8 ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। और सबसे छोटा बनाने के लिए 1, 0, 0, 0, 0 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं हम लोग, क्या बनेगा, 8, 2, 1, 0 ये बन जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, या यहाँ ऐसा बन सकता है 8, 8, 8, 8 ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, 0। अच्छा देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ आपका दिक्कत हो सकता है, जैसे कि देखिए 0, 1, 2, 8 ऐसा करेंगे तो क्या ये 4 अंक का बना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं काउंट होता है, ये 1, 2 और 3 ही अंक का बना है।
तो यहाँ क्या करना होगा, हमें 0 फर्स्ट में नहीं लेना होगा, 1 फिर 0 2 8 ऐसा लेना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके। अब देखिए 6 7 0 और 5 का प्रयोग कर एक अंक का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, एक अंक का प्रयोग 2 ही बार कर सकते हैं। ठीक है, 4 अंकों की कम से कम 40 नहीं 10 संख्या बनाइए। अब इनका प्रयोग करके 10 संख्या बनाना है और आप एक संख्या का 2 बार क्या कर सकते हैं, एक संख्या का 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं, तो बन जाएगा, इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग, और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। वैभव ने अपने 4 दोस्तों की पेंसिल ली। वैभव ने क्या की? अपने 4 दोस्तों से पेंसिल ली, 4 पेंसिल ले ली। दिख रहा है आपको? उसने संलग्न चित्र के अनुसार सजाया, उसने सजा दिया, फिर उसी लंबाई माप कर उनके सामने दर्ज कर दिया। अब इसका माप जितना जितना है उतना उतना ये लिख दिया। ठीक ना। वैभव ने सुनीता को कहा कि इन्हें बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर में सजाइए। सुनीता ने निम्न प्रकार सजा दिया। देखिए, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। सुनीता द्वारा पेंसिल को छोटे से बड़े क्रम में सजाया गया। इस प्रकार बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे देखते हैं। इसी प्रकार संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में सजाने को अवरोही क्रम कहते हैं। आप ऐसे ही कुछ वस्तुएं जमा कीजिए, ठीक ना, उनकी लंबाई पता कीजिए और अपने दोस्तों से आरोही और अवरोही क्रम में सजाने को कहिए। ठीक, आप प्रयोग कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो पहला नंबर को आरोही क्रम में सजाइए। कैसे सजाइएगा? क्या है? 32 है, 12 है और 53 है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? 12 है, फिर 32 है, फिर 53 है, फिर 66 है, 66 है। ठीक ना। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। तो इसमें भी वैसे ही बनेगा, इसमें भी वैसे ही बनाएगा और इसी तरह चारों बनेगा। ठीक है, तो बन जाएगा। आगे देखते हैं। इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। देखिए यहाँ चित्र भी दिया गया है, बड़ा से छोटा, है ना। तो करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ कौन है? 86 है, फिर 48 है, फिर 38 है, फिर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा क्या है? 86 है, फिर उससे बड़ा कौन है? 63 है, फिर उससे बड़ा है 48, फिर सबसे छोटा है 38। ठीक ना। तो बड़ा से छोटा चलेंगे, ये अवरोही हो जाएगा, और आरोही में छोटा से बड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह चारों बन जाएगा। अब तीसरा नंबर, नीचे दिए अंकों से 5 अंकीय, कितना अंकीय? 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इससे आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। इससे भी 5 अंक का। वैसे यहाँ 5 अंक तो है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 अंक का बनाना है, बहुत ईजी है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगा? सबसे बड़ी को पहले रखेंगे। सबसे बड़ी क्या है? 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, 1 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगा? 1 को पहले रखेंगे। 1 3 4 5 6। ठीक है, कभी भी 0 फर्स्ट में नहीं रखना है, अन्यथा वो 4 ही डिजिट का बनेगा। ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 को 4 अंकों की संभव सभी संख्याएं बनाइए। 4 अंकों का बनाना है, बिना पुनरावृत्ति करे। ठीक है ना। जैसे कि 3 4 5 6 है, तो इसको 2 बार 3 3 कभी नहीं लिखना है, या 2 बार 4 4 नहीं लिखना है, या 2 बार 5 5 नहीं लिखना है। ठीक है ना। ऐसा बिना पुनरावृत्ति किए मतलब डबल रिपीट किए आपको 4 अंकों की
4 अंकों की संभवतः सभी संख्याएं बनाएं, जितना संभव हो सकता है सब बनाएं, ठीक है ना। ऐसा लिमिट नहीं दिया है कि आपको इतना बनाना है उतना बनाना है, आपको जितना संभव हो सके पूरा बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या के नाम एवं उनका प्रसारित रूप, संख्या का नाम कैसे होता है और उसका प्रसारित रूप कैसे होता है, ठीक। पिछली कक्षाओं में हमने संख्याओं का नाम लिखना सीखा है, ठीक। यह भी सीखा है कि उनका प्रसारित रूप कैसे लिखा जाता है, कक्षा 5 में ही आपने सीखा होगा। तो देखिए, नीचे दिए गए संख्याओं के नाम लिखिए। ये क्या है, 2 5 है, 2 और 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 25, क्या लिख सकते हैं, 25, ठीक है। और ये क्या है, 89, क्या लिख सकते हैं, 89, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया संख्या का नाम, ये सब संख्या का नाम हो गया। यहाँ थर्ड नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, 333, इसको कैसे लिखेंगे, 333, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। नीचे दिए जो संख्या हैं, ये जो संख्या है इनका प्रसारित रूप लिखना है। तो पहले जैसे कि कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए 121 है, इसको जो 1 है इकाई दहाई सैकड़ा पर है, 100 पर है, इसलिए 1 गुना 100 कर दिए। और ये 2 जो है इकाई दहाई पर है, इसलिए 10 से गुना कर दिए। और ये 1 जो है इकाई पर है, इसलिए 1 से गुना कर दिए। तो ये 100 एका 100, 2 दही 20 और 1 एका 1 हो गया, ठीक है। अब इसे कैसा किए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर है 5, तो 5 को 1000 से गुना कर दिए। और 8 कितना पर है, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100, तो 100 के पास है, इसीलिए 8 को 100 से गुना कर दिए। और 3 कितना में है, इकाई दहाई में है, तो उसे 10 से गुना कर दिए। और 2 कितना पर है, इकाई में, इसलिए 1 से गुना कर दिए। 5 को 1000 से 5000, ठीक है। और 8 को 100 से गुना किए तो 800, 3 को 10 से गुना किए तो 30, और 2 एका 2, तो ये हो गया हमारा प्रसारित रूप, ठीक ना। तो इसका आप बना सकते हैं, जैसे कि 144 का कैसे बनाइएगा आप, 144 का कैसे बनाइएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 100वां स्थान पर है, तो 1 गुना 1 100, फिर प्लस दीजिएगा। 4 कितना स्थान पर है, इकाई दहाई स्थान पर, तो 4 गुना 10, फिर ये 4 इकाई स्थान पर, तो प्लस देके 4 गुना 1, तो अब इसको फिर लिख दीजिए, 1 गुना 100 कितना हो जाएगा, 100, प्लस 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 40, फिर प्लस 4 एका 4, हो गया क्लियर। इसी तरह बनेगा सब। आगे, नीचे के प्रतिरूप को समझिए और आगे बढ़ाइए। ये प्रतिरूप को समझिए और आगे बढ़ाइए। 100 10 दहाई, 1000 10 100 और 10 दहाई 1 लाख, 1000 100,000 1000 100, ठीक ना। और 10,000 दहाई, 1 करोड़ में 100 लाख होता है, फिर 10,000 हज़ार होता है, ठीक है। 1 लाख 100 होता है, ठीक है। और 10 लाख दहाई होता है। अब देखिए इसको बढ़ाना है, तो 9 और 1 10, 99 और 1 100, तो 9,999 और 1 1000, तो 9,999 कितना हो जाएगा, 10,000, फिर इतना यहाँ 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएगा। इस प्रतिरूप में हमने पाया कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 में 1 जोड़ने पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 प्राप्त होती है, ठीक है। यदि एक अंक की सबसे छोटी क्या है, जैसे कि एक अंक की सबसे छोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक अंक का है, एक एक अंक का है, तो एक एक अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है, ठीक है ना। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ देते हैं तो वो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाता है। अब देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई,
9 में एक जोड़ देते हैं, 9 क्या है, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या, उसमें यदि एक जोड़ देते हैं हम लोग तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बनता है। जैसे कि देखिए 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 है, तब तो 100 आता है, तो ये तो 3 अंक का हो गया। तो 2 अंक का सबसे बड़ा और 2 अंक का सबसे छोटा, तो यदि एक अंक का सबसे बड़ा संख्या को यदि एक जोड़ते हैं तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या है, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 999 है, अगर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अंक का सबसे छोटी संख्या, यही नियम सब जगह लागू होगा। ठीक ना, 4 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंक का सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया, बात समझ में आ गया। यहाँ क्या गया, यहाँ भी वही ना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या में एक जोड़ा तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आ गया। वैसे ही 3 अंक 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेगा तो तीसरा अंक का सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। अब तीसरा अंक का सबसे बड़ा संख्या में एक जोड़ देंगे तो चौथा मतलब 4 अंक का सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। ठीक है, यही नियम चलता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में एक जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 प्राप्त होता है, यही नियम है। ठीक है, इस प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। ठीक है ना, एक जोड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब बड़ी संख्या लिखने में अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी संख्या जब लिखते हैं तो अल्प विराम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, वो कैसे करेंगे वो समझेंगे। ठीक ना, देखिए पहला तरीका क्या है, जैसे कि ये दिया हुआ है अंक, ठीक ना, 46,69,23,919। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि 43,69,23,919 निश्चित ही आपको भी दूसरा आसान लगा होगा, दूसरा आसान लगा होगा। देखिए ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे पढ़ेंगे और ये पता चल रहा है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। 46 करोड़, देखिए 46 करोड़, इसको करोड़ कहेंगे, इसको लाख कहेंगे, फिर हज़ार कहेंगे, फिर 100 कहेंगे। ये आसानी से पढ़ने में हो रही है, आसान हो रहा है पढ़ने में, और ये आसानी नहीं हो रही, इसे हमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये करना पड़ रहा है। ठीक ना, यहाँ करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए निश्चित ही आपको भी दूसरा तरीका आसान लगा होगा। इस तरीके में अल्प विराम कोमा का प्रयोग किया जाता है, ये जो कोमा लगाया गया है, ठीक है, ये कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद करते जाना है, मतलब फर्स्ट में 3 अंक के बाद करना है इधर से, ठीक है ना, फर्स्ट में 3 अंक के बाद करना है, फिर हर 2 अंक के बाद करते जाना है। ठीक है ना, अब इसे देखते हैं, संख्यांकन की भारतीय पद्धति, संख्या का जो भारतीय पद्धति होता है वो क्या होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय की पढ़ेंगे, संख्यांकन की भारतीय पद्धति। संख्यांकन की इस पद्धति में हम इकाई दहाई सैकड़ा सौ, ठीक ना, हज़ार लाख करोड़ का प्रयोग करते हैं, इस सब का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसे संख्यांकन की भारतीय पद्धति कहा जाता है। इसमें अल्प संख्या का क्या कोमा का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, जैसे कि देखिए इसको 10,23,78,194। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या किए 10 करोड़ हो गया। अब देखिए 23 में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 23,000 23 लाख, ठीक ना, 23 लाख, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तो 78,000, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 तो 100, फिर 94। ठीक ना,
अब इसमें भी 51,64,03,9। ठीक। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है? संख्यांकन की इस पद्धति में संख्याओं को लिखने के क्रम में संख्यांकन की भारतीय पद्धति की तरह ही पहला अल्प विराम 100 के स्थान के बाद आता है, जो 1000 को प्रदर्शित करता है। 100 के स्थान पर आता है जो कि 1000 को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। परंतु आगे प्रत्येक तीसरा अंक के बाद होता है। यहाँ क्या हो रहा था? फर्स्ट में 3 अंक के बाद, फिर सब 2-2 अंक के बाद। और यहाँ क्या होता है? फर्स्ट में 3 अंक के बाद और हमेशा 3-3 अंक के बाद होते रहता है, ठीक ना। दूसरा अल्प विराम मिलियन को प्रदर्शित करता है। पहला 1000 को प्रदर्शित करता है और दूसरा मिलियन को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। इसी प्रकार तीसरा अल्प विराम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरा अल्पविराम बिलियन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि इतना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस प्रकार लिखा जाएगा। ये नंबर है, इसको कैसे लिखा गया? ये है भारतीय पद्धति में। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा गया? 3 के बाद, फिर 3 के बाद देखिए, फिर नहीं है इसीलिए 2 के बाद दे दिए। तो 2 मिलियन, तीसरा जो अंक है वो क्या दिखाएगा? 2 मिलियन 838,155, ठीक है ना। आगे 6। अब ये जो पहला, दूसरा, तीसरा कॉमा है, मतलब ये क्या दिखाएगा? बिलियन को दिखाएगा। तो 6 बिलियन और ये मिलियन को दिखाता है, तो 5,017,000, ठीक ना। 517 बिलियन, 517 बिलियन मिलियन। और ये क्या को दिखाएगा? ये बिलियन हो गया, ये मिलियन हो गया। अब ये 1000 को दिखाएगा, तो 848,362, ठीक है। पहला कोमा क्या को दिखाएगा? पहला कोमा 1000 को दिखाएगा, दूसरा कोमा मिलियन को दिखाएगा, तीसरा कोमा बिलियन को दिखाएगा, ठीक है ना। हमने देखा मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, ठीक है ना। 1 मिलियन में 10 लाख। और 1 बिलियन में कितना होता है? 100,000 लाख। 1 बिलियन में 1000 लाख होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये जो है को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है तो कैसा लिखाएगा? जैसे कि क्या है? 2 है, 1 है, 4 है, 8 है, 3 है, 3 है, फिर 5 है, 4 है। तो भारतीय पद्धति में कैसा लिखाएगा? पहले 3 के बाद कोमा देते हैं, फिर 2-2 के बाद देते जाते हैं, ठीक ना, भारतीय पद्धति में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये जो नंबर है को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, तो लिखते हैं। पहला क्या है? 5 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 6 है, 7 है। तो इसमें करने के लिए क्या करना होता है? पहले 3 को लेते हैं, फिर हमेशा 3-3 ही जाता है, ठीक ना। तो पहला कोमा दिखाता है 1000 को, दूसरा कोमा मिलियन को और तीसरा कोमा बिलियन को दिखाता है, ठीक ना। तो ये कितना हो गया? 5,237,800 क्या हो गया? 61, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 मिलियन का मान भारतीय संख्यांकन पद्धति में कितना होता है? 1 बिलियन का मान कितना होता है? हमने पढ़ा अभी 10 लाख होता है। देखिए पीछे ही हमने पढ़ा कितना होता है? 1 बिलियन का, अच्छा 1 बिलियन का कितना होता है? 1 अरब कह सकते हैं या 1000 लाख कह सकते हैं। 1 अरब, ठीक है। पढ़िए और समझिए, यहाँ पढ़िए और समझिए कह रहा है। ये जो नंबर है को दोनों संख्यांकन पद्धति में नीचे की सारणी में दिखाया गया है। देखिए भारतीय पद्धति में दिखाया गया है। भारतीय में कैसा होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें क्या करना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे जाना है। इसमें क्या करना है? 100 तक जाना रहता है। जैसे कि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक गए, यहाँ तो सेम है दोनों का। इसमें देखिए 10,000 गए,
इकाई दहाई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या समान है? देखिए, इकाई है, दहाई है, दोनों में, सैकड़ा भी दोनों में, हजार भी दोनों में करना है, 10,000 तक भी दोनों में जाना है। यहाँ क्या किए, भारतीय वाले में लाख में चले गए। यहाँ क्या करना है, 10,000 के बाद 100,000 जाना है, तब मिलियन में जाना है। ठीक है, यहाँ 100 तक जाना होता है और यहाँ 10,000 तक केवल जाना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 100,000 हुआ, अब मिलियन हो गया, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, तब जाना है बिलियन में। फिर बिलियन के बाद क्या करेंगे, बिलियन के बाद क्या करेंगे कि 10 बिलियन, 100 बिलियन, तब 1 ट्रिलियन, ऐसा होगा। ठीक है ना, यहाँ 10,000 तक, 10 तक जाना होता है, यहाँ 100 तक जाना होता है, यही एक अंतर है। ठीक है ना। भारतीय संख्यांकन पद्धति के नाम 42,99,63,405 ये हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या हुआ कि 429,963,405 ये हो गया। आकलन, अब आकलन कैसे करते हैं वो देखिए। हम जब बाजार, हाट, मेला जाते हैं तब कितने खर्च होंगे पता नहीं होता है। ठीक ना, जब हम मेला या बाजार जाते हैं तो ये तो पता नहीं होता है घर से ही हमारा कितना भी खर्च होने वाला है। क्या ये पता होता है पहले से? बिल्कुल नहीं होता है। क्या है, यह देखते हैं कि बाज़ार में हमें क्या खरीदना है और कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक ना, फिर हम अंदाज लगाकर एक राशि तय करते हैं और इतनी राशि लेकर के बाज़ार जाते हैं। ठीक ना, तो बाज़ार जाने से पहले हमें तो पता नहीं होता है कि हम कितने खर्च करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जानी है, क्या क्या चीज़ खरीदनी है। ये हम अंदाज़ा लगा करके एक मोटे तौर पर आ, अंदाज़ा से राशि लेकर के जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार जन्मदिन पार्टी या किसी उत्सव, शादी आदि में कितने लोग शामिल होंगे उनकी सही संख्या पता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है कितनी संख्या आएंगे। हम अंदाज़ा से आकलन करते हैं कि उस
उसी के आधार पर उतने लोगों की आवश्यकता की व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप में हमें आकलन कर एक संकीटन मान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। आकलन करना हमें बहुत आवश्यक पड़ता है दिन ब दिन। तो देखिए नीचे की संख्या रेखा को ध्यान से देखिए, 0 से कितना तक है, 21 तक है, ठीक ना। अब इस संख्या रेखा पर 16 किसके समीप है, कुल 16 किसके समीप है, 16 जो है वो 20 के समीप है। 16 किसके समीप है, 10 के या 20 के, बिल्कुल निश्चित 20 के नज़दीक है। उसी प्रकार 13 संख्या 10 के नज़दीक समीप है, 13 10 के समीप है, ठीक ना। नज़दीक, समीप मतलब नज़दीक। इस प्रकार 13 निकटतम दहाई के संकीटन माना जाता है और 16 को निकटतम दहाई 20 के संकीटन माना जाता है। अगर दहाई का बात करें, इकाई दहाई का बात करें, 2 अंकों का बात करें, तो जो 13 है उसको क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा और 16 को 20 के सामने है तो इसीलिए 20 माना जाएगा, ठीक है ना। अब संख्या रेखा पर 1 2 3 4 संख्या 10 के अपेक्षा 0 के निकटतम है। 1 2 3 4 तक 0 के निकटतम है और 4 के ऊपर 5 या 5 से ऊपर सब 10 के निकटतम है, ठीक है। अतः इसे 0 के संकीटन के रूप में इनका निकटतम संख्या 6 7 8 9 संख्या 10 के निकट होने के कारण इसका निकटन 10 के रूप में करते हैं। संख्या 5 ठीक बीच में है, इसका निकटन 10 के रूप में किया जाता है, ओके। तो संख्या 11 10 के बराबर है, 12 10 के, 14 तक 10 के और 15 के बाद 19 तक 20 के बराबर समीप है, सामने है, ठीक है। संकीटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन देखिए और समझिए। सैकड़े तक आप देखते हैं, 1 से 49 तक 0 के समीप होगा, 50 और 50 से ऊपर 100 के समीप होगा। अब यहाँ 349 तक 300 के समीप होगा, 50 से 400 तक किसके समीप होगा, 400 का, ठीक है। अब जैसे कि 696 ये किसके समीप है, 700। 650 किसके समीप है, 700। अगर 649 रहता तो ये 600 का समीप होता, ठीक ना। 1 से 49 तक की संख्या 100 की तुलना में 0 से अधिक निकटतम है, अतः इनका संकीटन 0 के रूप में किया जाता है। 51 से 99 तक की संख्या 0 की तुलना में 100 के अधिक निकट है, निकट सामने है, अतः इनका संकीटन 100 के रूप में किया जाता है। 50 संख्या 0 और 100 के बराबर दूरी पर होने के कारण इसे 100 के बराबर रूप में संकीटन की जाती है, ठीक है। 50 0 और 100 से बराबर दूरी के पर होने के कारण इसे 100 के रूप में संकीटन किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। 1 से 499 तक, 1 से 499 तक 0 का, और जैसे कि 500 होता है तो उसे 1000 के संकीर्तन मानेंगे, नज़दीक मानेंगे। 501 से लेकर 999 तक 1000 के, और यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं 4293 है, तो 93 है तो वो किसके समीप है, 293 है, मतलब समझ आइए कि वो 300 के समीप है। और 500 यहाँ पर है तो वो 600 के समीप है, ठीक ना। 500 है तो वो 5000 के समीप है, 4700 है तो वो 5000 के समीप है, 4800 तो 5000 के, 4900 तो 5000 के समीप है। लेकिन यहाँ 4200 मतलब 4400 तक क्या होगा, 4000 के समीप होगा। 44 मतलब 5000 से अगर 4500 से ऊपर या 4500 रहेगा तो वो 5000 के करीब होगा। उदाहरण ए में देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 1 से 499
तक की संख्या 1000 की तुलना में 0 से निकट है, ठीक ना। 1 से 499 तक की संख्या, अतः इनका संकीर्तन 0 के रूप में किया जाता है। 501 से 999, 501 से 999 के निकट है। 501 999 तक की संख्या 0 की तुलना में 1000 के निकट है, अतः इनका संकीर्तन 1000 के रूप में किया जाता है। 500 संख्या 0 और 1000 से बराबर दूरी पर होने के कारण इसको 1000 के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण, दी गई संख्या कितना है 3269, तो निम्नलिखित की निकटतम दहाई पर हो रहा है, इकाई दहाई पर हो रहा है। तो दहाई जब कर रहे हैं, दहाई में क्या है 69 है, 69 है, तो 69 50 से ऊपर है, मतलब क्या कर देंगे इसको 69, अगर 64 से ऊपर रह गया तो वो 70 के करीब हो जाएगा, तो यहाँ इसीलिए 3270 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सैकड़ा के हिसाब से, अगर दहाई पे बोला तो 2 को देखना है, सैकड़ा बोला तो तीसरा को देखना है। तो देखिए यहाँ 200 आप देखेंगे तो 249 रहता, 3249 रहता, तो हम लोग किसके करीब मानते 200 के, लेकिन 269 है, इसी कारण से हम लोग वो 300 के करीब मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 1000 के स्थान पर तो 3 है, तो 3 है, 3200 है, ठीक ना, 3200 है। तो अगर 3400 से ऊपर रहता तो वो 4000 के करीब माना जाता, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाएगा 3000 माना जाएगा, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा तीनों पर करके देख लेंगे। अगर दहाई बोले तो 2 अक्षर का देखेंगे, और सैकड़ा बोले तो 3 अक्षर का, और 1000 बोले तो 4 अक्षर का देख लेंगे, ठीक ना। योग्य अथवा अंतर का आकलन कैसे करेंगे। मुझे 466 रुपये की दूध और 293 रुपये की पुस्तक के लिए चाहिए। मुझे पापा से कुल कितने रुपए मांगने होंगे। तो दूध के लिए इतने और पुस्तक के लिए इतने, तो पापा से कितने मांगने होंगे, जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, है ना। आगे क्या है कि ऊपर आपने देखा अमन ने सन्निकटन का उपयोग कर जोड़ की सक्रिय कर आकलन प्राप्त किया। यहाँ आकलन प्राप्त हो गया, कैसे हुआ, ये दोनों को जोड़ दिया गया। 466 है, मतलब 449 रहता तो 400 मानते, लेकिन 449 से ऊपर है तो इसको क्या मान लिए 500, और यहाँ 293 है तो ये तो ऑटोमेटिक वो 300 हो ही जाएगा। तो संकीटन के बाद कितना आ जा रहा है 800, ठीक ना, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 800। ऊपर आपने अमन ने संकीटन का उपयोग कर जोड़ की सक्रिय कर आकलन प्राप्त किए। हम आकलन की आवश्यकता प्रतः दैनिक कार्यों में पड़ती रहती है। दैनिक जो दिन में जो हम लोग दिन भर जो काम करते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है आकलन की, सन्निकटन की, ठीक है। आगे देखिए, योग और अंतर की सक्रिया में संकीटन के उपयोग के कुछ उदाहरण नीचे देखते हैं, ठीक है ना। ये है का आकलन कीजिए। तो ये 987, अगर 949 रहता या उससे कम रहता तो उसे 900 मानते, लेकिन 949 से ऊपर है तो ये 1000 के करीब माना जाएगा। अब यहाँ देखिए 10,121, अब इसे संकीटन करना है हमें, तो क्या करेंगे कि 10,121 है तो 10,500 1400 से अगर 10,121 का संकीटन मान क्या होगा, देखिए 121, अगर 149 से ऊपर रहता तो ये 200 के करीब माना जाता, लेकिन यहाँ ये 100 के करीब ही माना जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए 10,100 कहा गया है।
उदाहरण के लिए ये और ये का आकलन कीजिए। तो इसे लिख दिया गया संकीटन में कितना 22,000। कैसे? क्योंकि 22,000 क्यों लिखा गया? क्योंकि 2,1872 है। अगर 1,472 रहता तो क्या करते हम लोग? अगर 1,472 रहता मतलब 2,500 से नीचे रहता, ठीक ना, तो क्या करते? 2,000 करते, 2,100 करते। लेकिन यहाँ 800 से ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर दिए? 22,000, ठीक ना। अब यहाँ संकीटन मान क्या होगा? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा 4 को देखा जा रहा है तो 4,021। अगर 4,049 रहता, 49 तक क्या होगा? यहाँ 400 ही होगा, ठीक ना। मतलब 34,21 को देखा जा रहा है तो 3421 है। यदि ये 3500 रहता है या 3600 रहता है, मतलब 35 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ घटाव किया है। तो पहले इसे आकलन कर देंगे, संकीटन कर लेंगे। तो इसका संकीटन क्या होगा? 5387 है। तो ये 387 है, 5,387। तो 5,387 है। यदि 349 रहता तो क्या करते? 349 या 349 से कम रहता तो ये 300 होता, लेकिन 349 से ओवर हो जाएगा तो ये 400 के करीब माना जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 195 है तो ये किसके करीब माना जाएगा? 200 के करीब माना जाएगा, ठीक। गुणनफल का आकलन। अब गुणनफल का आकलन करते हैं। सुमित ने 18 रुपये की दर से 163 पैकेट नाश्ता होटल में मंगवाया, ठीक है। क्या आप आकलन कर सकते हैं कि लगभग कितनी राशि होटल वाले को देनी पड़ेगी? पहली विधि एक ही नियम से कर सकते हैं कि 18 रुपीज़ का संकीटन क्या हो गया? 20, काहे कि 14 से ऊपर है ना। और 163 का संकीटन क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, क्योंकि 149 से ऊपर है ना। तो आकलित गुणनफल क्या हो जाता है? 20 गुना 200, ठीक। 163 को क्या मान लिया गया? 163 को 200 माना गया है, तो इसीलिए आकलित गुणनफल क्या हो जाएगा? 20 इंटू 200, तो 4,000। दूसरी विधि क्या है? 18 रुपया का सनिक्त्य मान निकालिए 20 दहाई तक। 163 का सन्निकटन मान निकालिए 160 पैकेट दहाई तक। अनुकूलित गुणनफल 20 इंटू 16, अच्छा 20 इंटू 160, ठीक ना। होटल को भुगतान की जाने वाली कौन कौन सी आकलित राशि वास्तविक राशि के ज़्यादा नज़दीक है, पता कीजिए। तो जो हम वस्तु खरीदेंगे उससे ज़्यादा नज़दीक कौन है वो पता लगाना है, ठीक ना। संकीटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुना की जगह वाली संख्या को उसके उसके सबसे बड़े स्थान तक संकीटन किया कीजिए और संकीटन संख्याओं को गुना कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 19 का संकटित मान क्या होगा? 19 मतलब 14 से ऊपर है तो ये 20 के करीब होगा। 165 मतलब 149 से ऊपर है तो ये 200 के करीब होगा, ठीक ना। अब ये दोनों को क्या कर दिया? गुना कर दिया। 20 गुना 200 तो 4,000। इस उदाहरण में 19 को दहाई तक और 165 को सैकड़ा तक संकीटन किया गया। प्रयास कीजिए। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योगफल का आकलन कीजिए। पहले जोड़ करके फिर आकलन कर सकते हैं या
पहले आकलन करके फिर जोड़ सकते हैं, पहले आकलन करना होगा फिर जोड़ना होगा। तो 135 को किसके करीब लिखेंगे, 135 को हम लोग 100 के करीब लिख देंगे, क्योंकि 149 से कम ही है ना। दूसरा 102 को किसके करीब लिखेंगे, 100 के करीब, क्योंकि 149 तक 100 के करीब होता है, 149 के बाद 200 के करीब होता है। तो इसी तरह सब में हम करेंगे, पहले आकलन निकालेंगे फिर जोड़ देंगे, घटा देंगे, यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग कोष्टक। राहुल और उसकी बहन मेघा घूमने लगी। मेघा मेला कहाँ घूमने लगी, राहुल और उसकी बहन मेघा मेला घूमने लगी। वहाँ राहुल ने 5 रुपये की दर से 6 बैलून खरीदा। कितने, 5 रुपये की दर से 6 बैलून खरीदा। और मेघा ने 8 बैलून खरीदा तो उनके पास, अब बताइए कि मेघा ने 8 बैलून खरीदा तो उनके पास कुल खर्च की गई राशि मालूम कीजिए। तो पहले देखते हैं, राहुल ने 5 रुपये की दर से 6 खरीदी बैलून और मेघा ने 8 खरीदी, तो 8 छक 48 और अच्छा 5 रुपये की 6 खरीदी तो 6 बचे 30 और इधर 8 बैलून मेघा खरीदी तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 बचे 40, ठीक है ना। राहुल ने खर्च की गई कुल राशि इस विधि से निकालिए। राहुल ने कितना किए, 6 गुना 5 प्लस 8 गुना 5, 6 दिन और 6 बैलून और 8 बैलून के निकाल दिए, ठीक है ना, 70 आ गया। मेघा का खर्च कितना हो गया, 6 बैलून, ठीक है ना, 8 बैलून और बराबर 14 बैलून, 6 और 8 कितना होता है, 14। खर्च की गई कुल राशि कितना है, 5, तो 14 को 5 से गुना कर दिया, 70 आ गया। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही विधि द्वारा प्राप्त परिणाम एक ही है। मेघा ने सभी बैलून को एक समूह मानकर सांकेतिक रूप से बंद कर दिया। इसी संकेत को कोष्टक रूप का नाम दिया जाता है, ठीक है। मेघा ने सभी बैलून को एक समूह मानकर सांकेतिक रूप से बंद कर दिया, ठीक। अब 6 + 8 गुना 5, 14 गुना 5, 6 8 14 गुना 5 कर दिया। अब 6 + 8 गुना 5 एक ही बात है, 70। इस तरह किसी भी वस्तु के अलग अलग समूह को कोष्टक में दिखाकर उसे सही दिशा में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, कोष्टक सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक छोटी कोष्टक इसको बोलते हैं, ये है मध्यम कोष्टक और ये है बड़ी कोष्टक। कोष्टक के अंदर वाली गणितीय प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ठीक ना। जितने भी हम लोग जितने भी कोष्टक के अंदर आने वाली गणितीय होती है वो सक्रिय को प्राथमिकता देना आवश्यक है। जैसे कि उदाहरण के लिए 4 + 2 × 3 तो 2 दिया 6, 4 और +6 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 + 2 बाहर में है 3 तो 4 2 6 और गुना 3 कितना हुआ, देखिए यहाँ पर 4 + 2 × 3, ठीक है, ये हो गया। 6 × 4 + 3 × 5 तो 6 चौके 24 और 3 बचे 15 हो गया। इसे अब अलग तरीके से किया है, 6 बाहर है और 4 और 3 को अंदर कर दिया, गुना 5 कर दिया तो 4 और 3 7 और 6 6 7 42, 42 को गुना किया फिर 5 से, ठीक है ना। कोष्टक को अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाए तो उसका हल भी अलग तरह से
होगा और उसका उत्तर भी अलग होगा। अगर अलग अलग तरीक़ा से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कोष्टक वाला तो अलग अलग उत्तर आएगा, है ना। कोष्टक का प्रसार क्या है? हम लोग गणित परिकलन में कोष्टक का व्यवहार करते हैं तो कार्य क्रमबद्ध रूप से करने में सहायक मिलती है। उदाहरण के रूप में 8 गुना 105, 8 गुना 100 प्लस 5, ठीक है, और 8 गुना 100 प्लस 8, ठीक। तो कितना हो गया? 8, यहाँ 8 जो है ये दोनों से गुना हो गया, 8 गुना 100 और 8 गुना 5, तो 800 और 40, तो कितना हो गया? 840 हो गया। तो इसी तरह करना है, प्रयास कीजिए, प्रयास भी सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? 4 और 5 के योग को 8 से गुना कीजिए। 4 और 5 के योग को किससे गुना कीजिए? 8 से गुना कीजिए तो 9 प्राप्त होगी, ठीक है ना। 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना कीजिए। 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना कीजिए तो ऐसा होगा, देखिए 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना कीजिए तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब 12 और 9 के योग को 7 से गुना कीजिए। 12 और 9 के योग को किससे गुना करना है? 7 से गुना करना है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे यहाँ क्या कह रहा है? 3 और 7 के योग को 5 और 3 के अंतर से गुना कीजिए। 3 और 7 के योग मतलब जोड़ को 5 और 3 के अंतर मतलब घटाव से गुना कीजिए तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। आगे क्या कह रहा है? 8 और 4 के गुणनफल को 5 और 4 के गुणनफल से घटाइए तो ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है? 3 और 7 के गुणनफल को 8 और 2 के योग से क्या करना है? घटाना है, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा। आगे 7 और 4 के अंतर तथा 4 और 2 के योग को गुना कीजिए, इसे गुना कर देना है, ठीक। अब रोमन संख्यांक पढ़ेंगे। रोमन नंबर क्या होता है ये देखते हैं। सामान्यतः हम लोग जिन अंकों को संकेत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसा भी संकेत करते हैं का उपयोग करते हैं, उसे हम हिंदू अरबी संख्यांक कहते हैं। वर्तमान में कहीं कहीं इन संकेतों को इस टाइप से देवनागरी में लिखा जाता है का भी उपयोग करते हैं, जिससे हम हिंदी संख्यांक के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में एक और संकेतों का प्रयोग करते हैं जिसे रोमन संख्यांक कहते हैं, जो इस तरह है। कैसा है रोमन संख्या? देखिए, एक को ऐसा लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरह के संकेतों को अक्सर घड़ी में देखा जा सकता है। हम लोग विद्यालय के समय सारणी में देख सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी कक्षा को भी इसी संख्या से संकेतों से दर्शाते हैं। इस पद्धति के कुछ संख्यांक हिंदू अरेबिक संख्या के साथ इस प्रकार है। एक हो गया, 5 हो गया, x हो गया, l हो गया, c हो गया, d हो गया, m हो गया। मतलब ये 1 को बता रहा है, ये 5 को बता रहा है, ये 10 को बता रहा है, ये 50 को, ये c आपका 100 को, और d 500 को, m 1000 को। IV XL CDM, IV XL CDM ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। इस रोमन पद्धति को लिखने हेतु कुछ नियम भी विदित
है जो निम्नलिखित है। किसी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति मतलब एक ही चीज़ दो बार रिपीट करना, पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतना बार जोड़ दिया जाता है। जितना बार वो रिपीट होगा उतना बार उसे जोड़ देना है। जैसे कि देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ है तो इसे 1 और 1 2 कर दिए। ये 3 बार रिपीट हुआ तो 1 होता है 1 का, इसलिए 1 2 3 3 लिख दिए। अभी x कितना क्या होता है 10 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 10 10 20, और x 3 है तो 10 20 30। ठीक है, आगे बड़े मान वाले संकेत की दहाई और छोटे मान वाले संकेत हो तो उसे बड़े मान वाले अंक के साथ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए 5 में 1 जोड़ दिया गया, 10 में 3 जोड़ दिया गया, 10 में 5 जोड़ दिया गया। अब 50 और ये x है, x का क्या होता है 10 और ये 5, 50 10 60 65 व्यक्ति। ठीक है, यदि बड़े पैमाने वाले संकेत के बाईं और छोटे मान वाले संकेत हो, ठीक ना, यदि बाईं ओर छोटे मान वाले संकेत हो, देखिए 5 से इधर बाईं ओर छोटे अंक के संकेत है तो उसे बड़े मान वाले अंक से घटा देते हैं, बड़े मान वाले से घटा देते हैं। जैसे कि ये 5 है, 5 से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ बड़ा कौन है सी का क्या होता है 50। ठीक है, तो 50 में से 10 घटा देंगे तो इस किसका है आपका 40 का। और एक सी किसका है 100 का, और x कितना है 10 का, तो 100 में से 10 माइनस कर दिए तो 90 बचा। यदि कोई छोटा मान वाला अंक बड़े मान वाले अंक के बीच में उपस्थित हो तो उसके बाद आने वाली मान के संख्यांक से घटा देंगे, फिर पिछली वाली संख्या के जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए ये दोनों का क्या किए घटा दिए और इसको जोड़ दिए। क्या कह रहा है, यदि छोटा मान वाला अंक बड़े अंकों के बीच में अवस्थित हो, देखिए दो बड़ा के बीच में क्या है छोटा वाला अंक जब रहेगा तब ऐसा करना है। हो तो बाद वाली बड़ी मान, देखिए बाद वाली बड़ी मान 5 है, बड़ी मान के संख्यांक को घटा देंगे, फिर पिछली वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे, पिछली वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 में 1 घटा 4 बचा, 4 और 1 10, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है ना, यहाँ भी क्या करेंगे फर्स्ट जो इकाई स्थान पर है उसे घटा देंगे किससे बीच वाला से, ठीक है ना, और जोड़ देंगे इस साइड वाला से 10 से, तो निकल जाएगा। कोई भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी संकेत है तो उसे 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि x x x 4 बार नहीं कर सकते हैं। 1 i का जो है i जैसे दिखता है रोमन में, वो 1 को भी 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, 3 से अधिक नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, VLD को कोई भी किसी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लाया जा सकता, अर्थात VLD को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, VLD को कभी घटाया नहीं जा सकता है। अब याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं, जो ये है ये सिर्फ भी और x से घटाया जा सकता है, केवल यही दोनों से घटाया जा सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं। दूसरा x सिर्फ LMC से घटाया जा सकता है, और x किससे LMC से, और c सिर्फ d और m से घटाया जा सकता है, और c जो है वो m और d से। इस सभी नियमों को ध्यान रखते हुए कुछ स्मरण योग्य संख्यांक इस प्रकार हैं। 1 का देखिए ये सा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 11 12 कितने तक लिखा हुआ है 150 तक, है ना। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। अब इसे रोमन संख्या में लिखना है तो कैसे लिखिएगा? कितना है? 79 है। तो इसे कह सकते हैं हम लोग 79 को पहले तो हमें क्या करेंगे, 50 का L, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। कितना है? 79 है, उसे रोमन संख्या में लिखना है। तो कैसे करना होगा? ये हो जाएगा आपका जैसे कि 79, तो 50 का हो जाएगा L, 50, 60, 70 और यहाँ 9 है, तो 9 का कितना हो जाता है? 60, 70, 9 का हो जाएगा आपका ऐसा, तो ये होगा, ठीक है ना। 18 का क्या होगा? 18 में जैसे कि 10, 10, 20 और यहाँ 2 घटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करना है। अब यहाँ देखिए इतना है, तो पूरा में से 10 - 1 कर देंगे तो कितना? 9 आ जाएगा। अब यहाँ L मतलब 50 और 10, 20, 30 तो कितना हो गया? 80, ठीक है। 80 तो 10 और C मतलब 100। तो अगर पहले छोटा रहता है कभी भी, क्या अगर पहले छोटा रहेगा बाद में बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला में से छोटा को घटा देते हैं, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसका आंसर 90 होगा। इसी तरह XVI, x हो गया 10 का, x से 10 हो गया, v का 5 हो गया और 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 15 और 1 16, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। अब पहला में क्या करना है? संख्या का नाम लिखना है, तो इजी है। कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3000 कितना हो जाएगा? देखिए लिख दे रहा हूँ मैं एक को, 3000, 3400, 169, ठीक। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित करना है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए पहले 5 कितने स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा मतलब 100, तो 5 को गुना कर देंगे। 5 है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के पास है तो 1000 से गुना कर देंगे, प्लस 4 को 100 से गुना कर देंगे क्योंकि 100वां स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100, और 6 को गुना कर देंगे 10 से और 5 ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका? 5000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 5, ये होगा प्रसारित रूप, ठीक है। तो इसी तरह से सब बना लीजिएगा। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में शब्दों में लिखिए। अब इसे क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से लिखना है। तो क्या होगा? यहाँ फर्स्ट वाला हजार को दिखाता है, फिर मिलियन, तो यहाँ कितना है? 3 मिलियन। क्या होगा? 3 मिलियन, 5,67,000 567,000 कितना है? 698, ठीक है, 698।
आगे हल कीजिए, ये कैसे हल होगा? 3 + 5 × 4 है, तो 3 और 5 8, और गुना बाहर 4 है, 8×4 = 32। ठीक है, तो इसी तरह से सभी होगा। सी नंबर में बता देता हूँ, थोड़ा लंबा लग रहा है। जैसे कि देखो, 3 × 5 + 6 + 2, 5 + 6 + 2, तो 5 और 6 11, और 2 कितना हो जाएगा? 13 +4 आगे 4 है, गुना में है, कितना गुना में है? 2 + 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 3 × 13 और 4 × 7, तो 13 × 3 = 39 प्लस और 4 को 7 से, 7 × 4 = 28, तो 28 और 39 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। अब इसे क्या करना है? रोमन पद्धति में लिखना है। तो बिल्कुल आसान है। 19 को कैसे लिख सकते हैं? 19, तो ये हो जाएगा आपका 10 10 20, 20 में 1 घटा दीजिए, 19 हो गया, है ना। अब 49 कैसे लिखेंगे? 50 पहले लिख लेते हैं, L 50 हो गया, और 50 में 1 माइनस कर दीजिए, तो हो गया हमारा 49। ठीक ना, तो इसी प्रकार सभी को करेंगे हम लोग। आगे क्या कह रहा है? परियोजना कार्य, एक चार्ट पेपर पर निम्नलिखित को लिखकर प्रदर्शित कीजिए। 1 से 100 तक रोमन अंक को लिखिए। 1 से 100 तक रोमन अंक लिखा है, 2 से 20 तक का पहाड़ा लिखना है, ठीक ना, ये सब लिखना है। ओके, तो हमारा पाठ खत्म हुआ। आप जुड़े हुए रहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा बुक, हर 6 क्लास का हर पुस्तक, हर चैप्टर को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर 7 क्लास में जाएंगे, फिर 8 क्लास, ऐसे करते करते हम हमेशा पढ़ते ही रहेंगे कुछ ना कुछ क्लास का। और जिस भी क्लास का हम पकड़ेंगे उसका सारा चीज़ को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, नमस्कार।